आज से 5 साल पहले सारे ब्रांड्स को एक बीमारी लगी थी जिसका नाम था रीब्रांडिंग। मतलब कोई फोन चाइना में लॉन्च होता था, उसके 2-3 महीने बाद उसका नाम बदलकर इंडिया में लाके उसे बेचने लगते थे। अब वो गेम दोबारा शुरू हो गया है, बट रूल्स थोड़े से बदल गए हैं। अब इंडिया में पहले से ही जो फोन लॉन्च था उसी को रीब्रांड करके एक नया फोन लॉन्च कर दे रहे हैं। जैसे मोटरोला H50 फ्यूजन बन गया G96, पोको C71, रेडमी A5 बन गया, और ये iQOO Z10R भी Vivo V50e का रीब्रांडेड वर्जन है। लेकिन ये फोन 30,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, तो iQOO वाले सेम फोन 20,000 रुपए के अंदर कैसे दे रहे हैं? प्राइस के साथ साथ इसमें क्या क्या कट करा गया है और क्या आपको रीब्रांडिंग के इस खेल से फर्क पड़ना चाहिए? आज की स्टोरी इसी के बारे में है, बट शुरू करेंगे अनबॉक्सिंग से। बॉक्स में आपको फोन, एक कवर, 44 वॉट का फास्ट चार्जर और टाइप A टू टाइप C केबल मिलती है। मेरे पास ये ब्लू कलर के अंदर है और सच बता रहा हूँ, बहुत टाइम के बाद मैंने एक अच्छा ब्लू कलर किसी फोन के अंदर देखा है। साइड्स प्लास्टिक की हैं, डिस्प्ले के अंदर डायमंड शील्ड ग्लास का यूज करा गया है, विच मींस आपको इसे कवर लगाकर यूज करना है। और मुझे ये कवर भी बहुत ज्यादा पसंद आया। एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, दूसरा अगर ये साइड से गिरता है तो उसको बचाने के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है। गुड जॉब वीवो, iQOO। ये फोन IP68 और 69 की प्रोटेक्शन के साथ आता है, मतलब आप इसको पानी में ले जाकर फोटोज वगैरह खींच सकते हो। ऑल्दो ये सब करना मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। अब फोन को सामने की तरफ घुमाते ही हमें इसकी डिस्प्ले दिखती है, जो एक 6.77 इंच 120 हर्ट्ज 10 बिट क्वाड कर्व एमोलेड डिस्प्ले पैनल है। क्वाड कर्व का मतलब ये डिस्प्ले चारों तरफ से कर्व है, जिसकी वजह से इसके बेजल्स भी बहुत ज्यादा कम फील होते हैं। अब इसकी अच्छी बात यह है कि ये साइड से उतनी ज्यादा कर्व नहीं है, जैसे जनरली मोटरोला के जो साइड कर्व्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कर्व होते हैं, और मुझे पर्सनली उतना पसंद नहीं है, और एक्सीडेंटल टचेस चांसेस भी उसमें ज्यादा होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके अलावा डिस्प्ले का कलर, सैचुरेशन, व्यूइंग एंगल सब कुछ बहुत अच्छा है। हर जगह आपको HDR का सपोर्ट मिलता है। YouTube पर 4K 60 FPS HDR वीडियो चलाने पर ये अटकता भी नहीं है। रिफ्रेश रेट को स्मार्ट पे रखोगे तो एप्स के अंदर ऑटोमेटिकली 90, 120 के ऊपर शिफ्ट करता रहेगा, लेकिन अगर 120 पे फोर्स कर दोगे तो सारे एप्स 120 FPS पर ही चलेंगे। और इवन आप खुद भी चूज कर सकते हो कि कौन सा ऐप 120 हर्ट्ज पे चलना चाहिए और कौन सा नहीं। इसमें आपको 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस बोली जाएगी, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। इसकी HBM यानी जो मीन ब्राइटनेस है वो 1300 निट्स की है, और वो बहुत ज्यादा है, सफिशिएंट है किसी भी सिचुएशन के लिए। मैंने इसको हर सिचुएशन में यूज करके देख लिया, मुझे अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ, दिक्कत आपको होगी इसके हैप्टिक मोटर से, क्योंकि वो बहुत ही खराब है। और मेरे हिसाब से इस प्राइस में दूसरे ब्रांड्स हैं जो बहुत ज्यादा अच्छे हैप्टिक मोटर देते हैं, और जबकि ये तो इतना अग्रेसिव ब्रांड भी नहीं है। आप तो जाने ही इसलिए जाते हो कि कम प्राइस में ज्यादा अच्छा हार्डवेयर देते हो आप। तो मेरे हिसाब से हैप्टिक मोटर इसमें अच्छा होना चाहिए था। बाकी इसमें आपको डुअल स्पीकर मिल जाता है, जो कि काफी लाउड, काफी अच्छा है। हाँ, सेपरेशन उतना अच्छा नहीं है जितना एक डुअल स्पीकर का होना चाहिए, बट ठीक है, एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू द प्राइस। बैटरी इसके अंदर 5700 mAh की है, जो इतनी शिकायत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि इसी प्राइस में और इससे कम प्राइस में हमें इससे बड़ी सिलिकॉन कार्बन बैटरीज मिल चुकी हैं, तो वो आदत आपने ही खराब करी है। तो अब जब हमारी आदत खराब कर दी है तो फिर उसे फुलफिल भी करो। यहाँ पर मेरे हिसाब से 6000 या 6500 mAh बैटरी होनी चाहिए थी, बट ये 5700 mAh की बैटरी कैसा परफॉर्म करती है वो देख लो। ये रहा हमारा स्टैंडर्ड टेस्टिंग रिजल्ट। तो इस टेस्टिंग के अकॉर्डिंग मुझे ये बैटरी बहुत सॉलिड दिख रही है, और ये डेटा पिछले 5-6 दिनों का ही है, तो अभी और भी ये नंबर इंप्रूव होंगे। मतलब 1 घंटे के हिसाब से ये जो कंजम्पशन है वो और भी कम हो सकता है। बाकी कल मैंने इस फोन को टेस्टिंग के लिए यूज नहीं करा, नॉर्मल एज अपने प्राइमरी डिवाइस की तरह ही यूज करा, तो वहां पर डे एंड में इसमें 30% बैटरी बची थी। तो ओवरऑल बैटरी इज वेरी गुड, बस वही हमें हायर कैपेसिटी सुनने की आदत सी पड़ गई है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है इसका कैमरा। इसमें पीछे मेन 50 मेगापिक्सल का सेंसर है और दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ, विच मींस वो नहीं है। तो पीछे आप बस एक कैमरा मान के चलो। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। अब इसके कैमरा को जज करने के लिए हमें 2 नजरिया चाहिए, एक जो हम नॉर्मल आंखों से देखते हैं और दूसरा टेक्निकल। पहले बस इन फोटोज को देखो एक बार। ये सारी फोटोज ऐसी हैं जिन्हें मैं एज इट इज उठाकर कहीं भी अपलोड कर सकता हूं, अपने व्हाट्सएप की DP पे लगा सकता हूं, कोई मांगे तो उसको ऐसे ही दे सकता हूं। मुझे कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, चाहे पोर्ट्रेट मोड हो, नॉर्मल हो, सेल्फीज हो, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम इन्हीं फोटोज को टेक्निकल नजरिए से देखें तो यहाँ पर HDR की थोड़ी बहुत कमी है। ऑल्दो इस प्राइस के सारे ही फोन्स के अंदर आपको थोड़ा HDR का इशू मिलेगा, इस वजह से इससे इतनी ज्यादा कंप्लेन नहीं कर सकते। ये फोटो देखने में आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन इसके एज डिटेक्शन में यहाँ पर कमी है। इस वाले में कलर्स पूरे वॉश्ड आउट है, यहाँ पर शार्पनेस के अंदर थोड़ी सी कमी है। इसके अलावा ये फोटो 1x पर ली गई है और ये 1.5x पर। नॉर्मल आंखों से देखोगे तो आपको कोई अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखोगे तो इन दोनों की जमीन को देखो, एक के अंदर ब्लू टिंट थोड़ा सा ज्यादा है। किसी फोटो में ये रंग बहुत ज्यादा भर देता है और किसी में बिल्कुल नहीं भरता। अब जैसा कि मैंने बताया, ये दोनों फोन रीब्रांडेड है, बट इसके अंदर आपको एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिलता है, और इसका फ्रंट कैमरा इससे काफी बेटर है, शार्पनेस में भी और कलर्स में भी।
भी। अभी ये फोन 29,000 का मिल रहा है और इसमें ऑफर वगैरह लगाकर ये 18,000 में भी आ सकता है। तो क्या ये इतना ज्यादा अंतर है इसके फोटोज में? डेफिनेटली नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्यूनिंग की जरूरत है और कुछ भी नहीं। हाँ, मानता हूं कि इस प्राइस के अंदर अल्ट्रा वाइड कंपनी को देना चाहिए था। आई डोंट नो आईकू ने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर से मैं इसी ब्रांड का एग्जांपल दूंगा। इसमें ना सिर्फ अल्ट्रा वाइड है बल्कि इसमें टेलीफोटो लेंस भी है। ऑल्दो बहुत ही कम लोग हैं जो अल्ट्रा वाइड यूज करते हैं, बट आपको इसके अंदर देना चाहिए था। वीडियोस की बात करें तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आई। स्टेबलाइजेशन सब कुछ बहुत अच्छा है। इवन व्लॉगिंग वगैरह भी आप ऐसे करके करोगे तो आपको बहुत अच्छा साउंड भी आएगा और कलर्स और ब्राइटनेस वगैरह को भी ये काफी अच्छे से मैनेज कर लेता है। इसके फ्रंट कैमरा से आप वीडियोस शूट कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप फ्रंट कैमरा से करो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा बहुत नॉइज भी आ रहा है। अगर मैं यही काम इसके बैक कैमरा से करता हूं तो क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो अगर आपको व्लॉगिंग वगैरह भी करनी है, ऑलवेज यूज बैक कैमरा। अभी भी आप देख सकते हो मैंने ऐसे नॉर्मली पकड़ रखा है और मेरे हिसाब से मैंने फ्रेमिंग सही कर रखी है इसकी। इसके अलावा वीवो और आईकू के सारे फोन में एक नया मैक्रो मूवी मोड भी आया है, जो कि मुझे उतना ज्यादा काम का नहीं लगा, क्योंकि एक तो आप इसमें जो टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है उसको कस्टमाइज नहीं कर सकते। दूसरा, ये अपने आप में एक ऐप ही है। आपने अगर इस प्रीसेट के साथ रिकॉर्ड करना शुरू करा तो जब तक आप सारी रिकॉर्डिंग या फिर सारा एक कंप्लीट वीडियो नहीं बना लेते तब तक आप इसके दूसरे फिल्टर का यूज नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि ये उतना ज्यादा काम का नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं जो इससे बहुत ज्यादा अच्छा काम आपको पोस्ट में करके दे देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा कि इसमें हार्डवेयर वाइज बहुत सारी चीजें सही हैं, सिर्फ थोड़े से ट्यूनिंग की जरूरत है जो कि कंपनी वाले कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फोन करके पूछा था कि क्या क्या दिक्कतें हैं, तो मैंने इसके कैमरा की सारी दिक्कतें उनको बता दी हैं। तो मेरे हिसाब से जब तक ये सेल पर आएगा काफी सारी चीजें इसमें फिक्स कर दी जाएंगी। अब आईकू के फोन की बात हो रही है और परफॉर्मेंस को हम भूल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसके अंदर आपको मिलता है डायमेंसिटी 7400। ये फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ था और आपको लग रहा होगा कि ये एक नया प्रोसेसर है, जबकि नहीं, ये 7300 का ही रीब्रांडेड वर्जन है। इसमें 7300 है, इसमें 7400। मैंने बहुत सारे टेस्ट करके देख लिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें आपको 8 और 12 GB रैम का ऑप्शन मिलेगा, LPDDR4X, और 128 और 256 GB स्टोरेज मिलेगी UFS 2.2। क्या इस प्राइस में UFS 3.1 होना चाहिए था? हाँ, एटलीस्ट 256 GB वाले में तो होना चाहिए था। क्या उससे परफॉर्मेंस में बहुत सिग्निफिकेंट जंप आता? नहीं। मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि UFS स्टोरेज की परफॉर्मेंस कंप्लीटली डिपेंड करती है कि कितने अच्छे से वो ऑप्टिमाइज किया गया है, और आईकू जनरली अपने हार्डवेयर को बहुत तगड़े तरीके से ऑप्टिमाइज करता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इसमें 3.1 भी होता तो बहुत सिग्निफिकेंट अंतर हमें देखने को मिलता। लेकिन हाँ, आईकू जिस तरीके का एग्रेसिव ब्रांड है वो इस प्राइस में 3.1 स्टोरेज दे सकता था। बाकी फोन की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसका एवरेज स्कोर भी बहुत अच्छा है। बेंचमार्क के नंबर्स वगैरह देखने का शौक है तो वो भी देख लो। अब सवाल आता है कि ये नंबर रियल लाइफ में कैसे हैं? फोन के UI में कोई जटर, कोई स्टटरिंग वगैरह का इशू नहीं है। BGMI के अंदर लोएस्ट सेटिंग में मोस्टली आपको 60 FPS देखने को मिलता है। बहुत सारे बंदे आने के बाद भी मैंने नोटिस करा ये 50 से नीचे बहुत ही कम बार जाता है। 90% केसेस में 60 FPS कंसिस्टेंट है। गेंशिन इम्पैक्ट भी मैंने इसके अंदर खेल के देखा लोएस्ट सेटिंग में, मुझे एक भी जिटर देखने को नहीं मिला। फोन बहुत स्मूथ चल रहा था। फोन यहाँ से हल्का सा वार्म होता है, लेकिन बहुत ही हल्का सा, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आईकू का फोन है, ऑब्वियसली परफॉर्मेंस को लेकर आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आएगी। अब बात करते हैं इसके सॉफ्टवेयर की। इसका UI काफी ज्यादा स्टेबल है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग का एनिमेशन बहुत स्मूथ लगेगा आपको। AI के जो थोड़े मोड़े काम के फीचर्स होते हैं वो सब इसके अंदर दे रखे हैं, जैसे गैलरी में AI इरेजर, फोटोज में से टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करना, ये सब इसके अंदर है। एक चीज मुझे इसके एडिट सेक्शन में बहुत ही काम की लगी। कई बार जब हम गवर्नमेंट कोई फॉर्म भरते हैं या एप्लीकेशन वगैरह भरते हैं तो वहां पर हमारी फोटो को 50 KB 100 KB के अंदर डालना होता है, तो इसके फोटो एडिट सेक्शन के अंदर ही हमें रेजोल्यूशन को चूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे हम अपनी फोटोज को 50-100 KB के आसपास ला सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम का फीचर है जिसे बहुत सारे लोग रेगुलर यूज कर सकते हैं। बाकी आईकू के कुछ फोन्स में अगर आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो आपको इस तरह का ऐड देखने को मिलता है, इसमें वो नहीं मिलता। और क्योंकि इसके अंदर वीवो का स्टॉक डायलर है तो आप क्रीप तरीके से बिना बताए सामने वाले की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी ये ऑरा लाइट फ्लैश के साथ साथ एक और बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप सेटिंग के अंदर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर डायनामिक लाइट के अंदर जाओगे और इसे ऑन कर दोगे तो आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे। एक इनकमिंग कॉल का, मतलब आप इनमें से कोई भी एक ग्रुप चूज करो, उसके अंदर अपने फेवरेट कॉन्टैक्ट्स डाल दो। अब अगर आपका फोन साइलेंट है और ऐसे रखा हुआ है तो जब इस कॉन्टैक्ट से फोन आएगा तो ये लाइट जल जाएगी। सेम काम आप नोटिफिकेशन के लिए कर सकते हो। जिस ऐप की नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करना चाहते किसी भी कंडीशन में, उसके लिए आप ये ऑप्शन ऑन कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी वाइज ये फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे होगा क्या, इसके अंदर आप सारी इंपॉर्टेंट कॉल्स और नोटिफिकेशन को ऐड कर दो। अब अपने फोन को साइलेंट कर दो और जब तक ये लाइट नहीं जलती
तब तक अपने फोन को हाथ भी मत लगाना। इसके अलावा FunTouch OS को दोगुना अच्छा बनाने के लिए मेरे पास 3 टिप है। पहला, फोन में एड्स अभी उतने ज्यादा फोर्स नहीं किए जा रहे जितना पहले किए जाते थे, बट स्टिल अगर आप ऐसे किसी भी नोटिफिकेशन को ऑन करते हो, इसके टर्म्स और कंडीशन को एग्री कर लेते हो, तो आपको बहुत सारे एड्स दिखाए जाएंगे। तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आए या किसी भी चीज को एग्री या डिसएग्री करने का ऑप्शन आए, तो नाम देख लेना कि कौन सा ऐप है या क्या चीज है। अगर आपने खुद उस चीज को इंस्टॉल नहीं करा तो बिल्कुल डिसएग्री कर दो या फिर ऐसे स्वाइप करके अलग हट जाओ। दूसरा, फोन को जब पहली बार बूट करोगे और नोटिफिकेशन खोलने के लिए पहली बार स्वाइप डाउन करोगे तो आपको पूछेगा ग्लोबल सर्च चाहिए कि नहीं चाहिए। आप मना कर देना नहीं चाहिए, और अगर आपने गलती से वो कर रखा है तो यहाँ पर होम सेटिंग के अंदर जाओ और इस ग्लोबल सर्च को हटाकर नोटिफिकेशन पैनल के लिए कर दो, क्योंकि Vivo IQ का ग्लोबल सर्च बहुत अनोइंग है। टिप नंबर 3, जैसा ये फोन डिफॉल्ट आता है वैसा यूज मत करना। सेटिंग्स में जाकर डायनामिक इफेक्ट के अंदर जाओ और वहां पर बहुत सारी चीजों के साथ खेलो। एक चीज जो मैं रिकमेंड करूंगा वो तो करो ही करो, होम स्क्रीन ट्रांजिशन एनिमेशन को कंफर्टेबल पे कर दो। इससे एनिमेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा और ये करके देखो, बहुत अच्छा लगता है। बाकी जितने भी ऑप्शंस इसके अंदर हैं सब जरूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपका FunTouch OS के साथ। डिफॉल्ट ये बहुत बोरिंग और इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तो अब जब फोन के बारे में आपको अच्छी और बुरी बातें पता चल गई हैं, तो ये देखते हैं कि इस रीब्रांडिंग से आपका फायदा है या कंपनी का। मेरे हिसाब से आपका, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, अल्ट्रा वाइड और फ्रंट कैमरा के थोड़े बहुत ऑप्टिमाइजेशन की वजह से आप 8-10 हजार रुपए तो एक्स्ट्रा नहीं देना चाहोगे। तो इस रीब्रांडिंग की वजह से आपको एक अच्छा फोन जो अच्छे प्राइस पर नहीं आया था वो एक सही प्राइस पर मिल गया है। और अभी शायद ये रीब्रांडिंग का खेल सारे ही ब्रांड खेलेंगे और काफी दिनों तक ये चलने वाला है, तो आपको इसे नेगेटिवली नहीं लेना। बस ये देखो कि आपको फोन क्या मिल रहा है, उसकी प्राइसिंग क्या है और उसके फीचर्स रियल लाइफ में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये 20,000 से ऊपर चला जाता है, प्राइसिंग मुझे अभी नहीं पता है, तो 20,000 से ऊपर जाता है, देन बहुत सारे अच्छे ऑप्शन हैं आपके पास, आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो। लेकिन 20,000 ऑफर वगैरह लगाने के बाद ये 18,000 में आ जाता है, तब ये बहुत ही अच्छा फोन बन जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, जब तक ये फोन लॉन्च होगा तब तक इसके कैमरास के इशू भी फिक्स हो जाएंगे। बाकी जब हम ऐसे पॉपुलर फोन्स की वीडियो बनाते हैं तो उस टाइम पर कोई भी इंडियन टेक ब्रांड क्यों नहीं आता, उसके बारे में जानना है तो यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।